Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th January 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about new UGC guidelines against caste bias. Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. एक बार क्विकली देखते हैं कि क्या है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इट इज़ ए रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, उनकी फंडिंग कैसे होगी? अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है तो उनका फंडिंग पैटर्न कैसा होगा, वो सब कुछ तय करता है। फंडिंग में भी किस तरीके से कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कितना रिसर्च पे खर्च किया जाना है, वो सब कुछ यूजीसी तय करता है। उसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जो स्टैंडर्ड्स हैं कि क्या टीचिंग स्टैंडर्ड होनी चाहिए, वो सब कुछ तय करता है यूजीसी व्हाइल वर्किंग इन एसोसिएशन विथ एजेंसीज लाइक नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ताकि टीचिंग की एक क्वालिटी बेंचमार्क बनी रहे। अलग अलग कोर्सेज जो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस प्रोवाइड करेंगे, वो सब कुछ भी यूजीसी ही अप्रूवल देता है। उसके बाद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विथ डिग्रीज। तो आप शॉर्ट में कहें तो यूजीसी इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब इस बॉडी को एक कानून की मदद से बनाया गया है, विच इज यूजीसी एक्ट ऑफ 1956। यूजीसी वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यूजीसी के अंदर अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, मतलब दोज इंस्टीट्यूशंस which are not working as a university but they have been given status of a university for several benefits like NCERT, इन सबको कहा जाता है deemed to be universities. They also come under ambit of UGC. तो ध्यान रहे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कभी कभार आपको डाउट होता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ माइट नॉट बी रेगुलेटेड बाय यूजीसी, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो आर रेगुलेटेड बाय यूजीसी। खासकर उनके कोर्सेज किस तरीके के होंगे और टीचिंग का स्टैंडर्ड क्या होगा, वो सब कुछ बेसिक चीज़ें तय करता है। इवन फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इट इज़ डिसाइडेड बाय यूजीसी। So this is all about UGC. Now coming to the recent development. In recent times, UGC notified fresh regulation for higher education institutions. जनवरी महीने में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कैंपस के अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस चीज़ को इंश्योर कराने के लिए यूजीसी ने कुछ रेगुलेशंस रिलीज किए। दीज रेगुलेशंस वेयर नोटिफाइड बाय यूजीसी आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स सजेशन टू यूजीसी। Supreme Court was hearing petition by mothers of two students, Rohit Vemula and Payal Tarvi. These students committed suicide because of caste-based discrimination in year 2016 and 19 respectively. Rohit Vemula had committed suicide in 2016 while Payal Tarvi had committed suicide in 2019. तो इनकी मदर्स द्वारा जो फाइल किया गया पिटीशन था सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को डायरेक्शंस दिए कि आप कुछ इस तरीके के इनिशिएटिव्स लें जिससे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के कैंपस के अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उसके बाद यूजीसी ने नए रेगुलेशंस रिलीज किए कास्ट बायसेस को अवॉइड करने के लिए इन कैंपसेस। सो दीज न्यू रेगुलेशंस वेयर रिलीज्ड बाय यूजीसी in order to replace the older regulations that were released by UGC in 2012 in the same line. तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक ऑलरेडी रेगुलेशन यूजीसी ने रिलीज किया था साल 2012 में, उसको बदल करके 2026 में फिर से नए कास्ट बेस्ड रेगुलेशंस लेकर के आए यूजीसी ने। इसके अंतर्गत कई सारे नए इनिशिएटिव्स की बात की गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमिटी, इक्विटी स्क्वाड, 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन, इक्विटी एम्बेसडर्स। तो ये जो नए नए सिस्टम्स हैं जो यूजीसी के नए रेगुलेशंस के हिसाब से लाए जाने हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कास्ट बेस्ड बायस, वो क्या है इनको भी समझते हैं। तो फंक्शंस ऑफ दीज न्यू यूनिट्स की अगर हम बात करें, ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है ये हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में होना है। इट मस्ट कंप्राइज 5 फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन
इसमें कोई रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है कि इसमें से 5 में से SC ST मेंबर होने चाहिए या वीमेन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। 5 फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल फॉर्म इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का काम होगा जो तमाम पॉलिसीज हैं सरकार द्वारा फॉर वेलफेयर ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, तो कॉलेजेस के अंदर जो डिसएडवांटेजियस ग्रुप के लिए जो भी पॉलिसीज हैं, जैसे उनका एजुकेशन फीस माफ़ कर दिया, हॉस्टल फीस माफ़ कर दिया, तो ये जितनी भी पॉलिसीज हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट हों एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। कई सारी स्कीम्स चलाती हैं सरकार जिसमें जो लोग डिसएडवांटेजियस ग्रुप से होते हैं उनके कई सारे फीस माफ़ हो जाते हैं, उल्टा उनको स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये सारी पॉलिसीज ठीक से इम्प्लीमेंट हों, वो इंश्योर कराने का काम होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का। द इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर विल वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस। अगर कैंपस के अंदर कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के केसेस होते हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट कर सकता है, लोकल पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है। उसके अलावा देयर विल बी एन इक्विटी कमिटी। इक्विटी कमिटी विल बी अ 10 मेंबर कमिटी, जिसमें से 5 मेंबर जो होंगे दे मस्ट बी फ्रॉम रिजर्व कैटेगरीज लाइक OBC, पर्सन फ्रॉम डिसेबिलिटी ग्रुप, पीपल विद डिसेबिलिटी, SC ST एंड वुमेन, और 5 लोग जो होंगे वो जनरल कैटेगरी से होंगे। अगर कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का मामला सामने आता है उस केस में 24 घंटे के अंदर ये जो 10 मेंबर की कमेटी है इक्विटी कमेटी वो मिलेगी एंड उसके बाद ये एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्यों। वो रिपोर्ट 15 दिन के अंदर तैयार की जाएगी और वो रिपोर्ट फिर सबमिट किया जाएगा टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डीन को सबमिट किया जाएगा और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को फिर उस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक्शन लेना है विद इन 7 डेज। तो ये है इक्विटी कमेटी, 10 मेंबर की कमेटी जिसमें से 5 मेंबर्स रिजर्व कैटेगरी के होंगे। ये नॉर्मली तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का मामला होता है तो उसके 24 घंटे के अंदर मिलेगी, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार करेगी, रिपोर्ट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा एंड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन विल एक्ट विद इन 7 डेज। उसके अलावा बनाया जाएगा इक्विटी स्क्वाड। इक्विटी स्क्वाड का काम होगा कि वो विजिलेंस मेंटेन करे इन द कैंपस ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ताकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को होने से प्रिवेंट किया जा सके। तो इक्विटी स्क्वाड विल वर्क एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो है वो सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा ताकि जो डिसएडवांटेजियस सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट की वेलफेयर पॉलिसीज के बारे में अवेयर किया जा सके। एंड इक्विटी कमिटी विल एक्ट वंस द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हैज हैपेंड। उस केस में एक प्यूनिटिव मेजर की तरह इक्विटी कमेटी काम करेगा, जिसमें फाइनल डिसीजन जो होगा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का होगा। अब साल 2012 में जो रेगुलेशंस रिलीज किए थे यूजीसी ने और जो साल 2026 में आए हैं, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो 2012 वाले जो रेगुलेशंस थे वो मोटे मोटे थे, स्पेसिफिक प्रोविजंस की बात नहीं की गई थी, दे वर एडवाइजरी इन नेचर। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर वो बाइंडिंग तरीके से उसको फॉलो करना है ऐसी कोई बात नहीं थी 2012 वाले रेगुलेशन में। बट 2026 रेगुलेशंस आर वेरी स्पेसिफिक कि एक कमिटी होनी चाहिए, इक्विटी कमिटी, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होना चाहिए, इसमें 5 मेंबर्स होंगे, इसमें 10 मेंबर्स होंगे, एकदम बड़ा स्पेसिफिक है ये 2026 वाला रेगुलेशन। और 2026 वाला रेगुलेशन सिर्फ एडवाइजरी नेचर का नहीं है। इस रेगुलेशन से अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्लाई नहीं करते हैं तो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का को डिबार कर सकता है यूजीसी फ्रॉम ऑफरिंग डिग्री, फ्रॉम ऑफरिंग डिफरेंट स्कीम्स, इनको फंडिंग देने से भी मना कर सकता है यूजीसी। सो आज पर द न्यू रूल्स, the higher education institutions which will not follow the new directions of UGC may be debarred from offering degrees or programs for non-compliances. तो new regulations बड़े stringent हैं and they have to be implemented in very strict manner. They are not just advisory in nature. अब कंट्रोवर्सी क्या है या कंसर्न क्या है? तो कंसर्न ये है कि कई सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप्स जो हैं वो अब आर्ग्यू कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये जो नए प्रोविजंस हैं यूजीसी के, इट माइट बी मिसयूज्ड और पॉलिटिसाइज्ड अगेंस्ट जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। फॉल्स केसेस रजिस्टर किए जा सकते हैं, उनको इम्प्लीकेट किया जा सकता है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को फॉल्स मैनर में।
इन जो क्रिटिक्स का कहना है कि द डेफिनेशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी वेग। कहा तो गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के केस में एक्शन लिया जाएगा, स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा इक्विटी कमिटी द्वारा, बट कौन से एक्शंस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहे जाएंगे ये क्लियर नहीं है। तो कोई भी छोटी मोटी लड़ाई होगी, छोटा मोटा डिस्प्यूट होगा, इसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की तरह देखा जा सकता है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है इन नए रेगुलेशंस को। फॉल्स कंप्लेंट्स के केस में कोई पेनल्टी का प्रोविजन नहीं दिया गया है कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करता हुआ पाया जाता है तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी लगे। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स अलग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हर जगह एससी एसटी वर्ड तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि नो डिस्क्रिमिनेशन शुड हैपन अगेंस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम एससी एसटी कम्युनिटी, लेकिन ओबीसी रिलेटेड वो बात हर जगह एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं की गई है। तो ओबीसीज हैव नॉट बीन गिवन एट पार ट्रीटमेंट लाइक एससी एसटी वाइल फॉर्मिंग ऑफ दीज रेगुलेशंस। तो वो कह रहे हैं कि ओबीसीज को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाए। तो इस तरीके से अलग अलग कारणों से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दीज न्यू यूजीसी गाइडलाइंस। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि ये जो नए यूजीसी के गाइडलाइंस हैं इनमें क्या स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। हिंट्स भी मैंने दे रखा है, इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स एज वेल एंड देन यू मस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट which is being dubbed as mother of all deals. Important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो चुका है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन शुरू हुई थी साल 2007 में और लगभग 2 डिकेड्स के बाद 27 जनवरी 2026 को नेगोशिएशंस हैव बीन कंक्लूडेड। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन विल बिकम इंडियाज 22nd फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अलग अलग एरियाज में लिबरलाइज तरीके से ट्रेड की बात की गई है। ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट। एक दूसरे देश के जो इन्वेस्टर्स हैं वो आराम से अब इन्वेस्ट कर पाएंगे क्रॉस कंट्री मैनर में। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट्स की जो बातें हैं उसको लिबरलाइज किया गया है ताकि ट्रेड जो है वो आराम से हो पाए इन दोनों साइड्स के बीच में। इंप्लीमेंट कब होगा? तो होपफुली इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय एंड ऑफ दिस ईयर, दिस इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी तो दोनों देशों के एग्जीक्यूटिव्स ने या दोनों साइड्स के, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इज नॉट ए कंट्री, ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज है वो, तो दोनों साइड्स के अभी एग्जीक्यूटिव्स ने फाइनलाइज किया है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाउ a formal ratification by India's parliament and European parliament is required before the provisions of free trade agreement will come into force. तो ratification के लिए अभी वेट करना होगा, तो 5-6 महीने का समय लग सकता है। भारत के लिए क्या फायदा है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में? तो भारत को मार्केट एक्सेस मिलेगा फॉर अबाउट 99% ऑफ एक्सपोर्ट आइटम्स। जो भारत एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन को जिन जिन चीज़ों में, उनमें लगभग सारे ही चीज़ों पे 99% प्रोडक्ट्स पे अब भारत को 0 टैरिफ देना होगा। जैसे मरीन सेक्टर, केमिकल, लेदर, फुटवेयर, प्लास्टिक, रबर, टेक्सटाइल, अपैरल, बेस मेटल, इन सब में आफ्टर दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 0% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा भारत पे। पहले ठीक ठाक सा इम्पोर्ट ड्यूटी लगता था ऑन दीज एरियाज या दीज प्रोडक्ट्स जो भारत एक्सपोर्ट करता है इनटू यूरोपियन यूनियन। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं भारत के, जैसे लेदर एंड फुटवेयर, अपैरल सेक्टर, टेक्सटाइल, मरीन प्रोडक्ट्स, लेबर इंटेंसिव मतलब यहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होता है, इन सेक्टर्स को मिला है 0 टैरिफ बेस्ड एक्सपोर्ट करने का मौका टू यूरोपियन यूनियन। तो इससे भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट होंगी क्योंकि इन सेक्टर्स को, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, उनको बूस्ट मिलेगा। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन में भारत को मदद मिलेगी क्योंकि अमेरिका के ऊपर या चाइना के ऊपर भारत बहुत ज़्यादा रिलाई करता रहा है अभी तक ट्रेड के लिए। दीज आर द 2 लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स ऑफ इंडिया, यूएस एंड चाइना। दोनों के जो टेंडेंसीज हैं इन रिसेंट टाइम हैज़ बिन प्रॉब्लमेटिक फॉर इंडिया। अमेरिका हैज़ बिन इंक्रीजिंग मोर एंड मोर टैरिफ्स फॉर इंडिया, जबकि चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है उसमें
हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। चाइना बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है हमारे देश में और हम उतना एक्सपोर्ट कर नहीं पाते हैं। तो ये जो दो हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं, अमेरिका एंड चाइना, इनके ऊपर ओवर रिलायंस हमारे लिए ठीक नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई नाउ यूरोपियन यूनियन के साथ ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, इससे भारत को अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने में मौका मिलेगा। एंड दिस इज हाउ वी कैन रिड्यूस आवर ओवर डिपेंडेंस ऑन दीज टू कंट्रीज, यूएस एंड चाइना, एज फार एज आवर ट्रेड इज कंसर्न। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की जाए तो यूरोपियन कंट्रीज आर नोन फॉर प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ऑटोमोबाइल्स। तो जैसे जर्मन कार्स आर रिनाउंड वर्ल्ड वाइड। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, यूरोपियन यूनियन बहुत टाइम से डिमांड कर रहा था कि भारत अपना टैरिफ रेट रिड्यूस करे, क्योंकि अगर मोटर व्हीकल्स पे बात की जाए तो 110% टैरिफ लगाता रहा है भारत अभी तक। यानी कि 1 करोड़ की अगर कार है तो भारत में उसका दाम हो जाएगा 2 करोड़ 10 लाख। और भारत उसको रिड्यूस नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि भारत की जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उसको नुकसान हो सकता था। तो ये एक स्टिकिंग पॉइंट था भारत और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन में। मैंने कहा ना कि पिछले 20 साल से नेगोशिएशन चल रहा है। तो दो एरियाज स्टिकिंग पॉइंट थे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, जहां पे यूरोपियन यूनियन चाहता था कि भारत की इकोनॉमी ओपन हो। एक तो मोटर व्हीकल और दूसरा वाइन एंड स्पिरिट, क्योंकि इन दोनों में ही यूरोपियन देश बहुत पॉपुलर हैं। जैसे शैंपेन वगैरह जो है वो इटली की बहुत पॉपुलर है, इटली फ्रांस, फ्रांस की शैंपेन बहुत पॉपुलर है। तो इन दोनों एरियाज में यूरोपियन यूनियन चाह रहा था कि मार्केट ओपन हो इंडिया का। वाइन पे 150% इंपोर्ट ड्यूटी लगाता रहा है भारत, मोटर व्हीकल पे 110% लगाता रहा है। लेकिन अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत को भी कंसेशन देना पड़ा। मोटर व्हीकल्स पे 110% से घटा करके 10% अब हम टैरिफ रेट्स लगाएंगे, वाइन पे 20 से 30% तक लगेगा। तो अब यूरोपियन कार सस्ते दामों पे भारत में अवेलेबल होंगे। यूरोपियन जो महंगी शराबें हैं वो थोड़ा सस्ते दामों पे भारत में अवेलेबल होंगे। लेकिन भारत ने ये ऑटोमोबाइल सेक्टर ओपन तो किया है यूरोपियन यूनियन के लिए, बट साथ ही साथ इंडिया हैज आस्क्ड फॉर अ रेसिप्रोकल कोटा बेस्ड लिबरलाइजेशन। रेसिप्रोकल का मतलब जितना वो हमारे देश में एक्सपोर्ट करेंगे मोटर व्हीकल्स, उतना हम भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे। So reciprocal quota based liberalization allows European Union automakers to have high end access to India. High end cars भारत में बेचेंगे, while it will also enable make in India products to export, make in India products to be exported by India to European Union. तो भारत ने अपने मार्केट को, ऑटोमोबाइल मार्केट को ओपन तो किया है यूरोपियन यूनियन के लिए, लेकिन साथ ही साथ एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट साइन किया है फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इन ऑटोमोबाइल सेक्टर टू एक्सेस यूरोपियन यूनियन मार्केट। तो इस तरीके से कुछ कंपनसेट करने की कोशिश की गई है। ये दो मेन स्टिकिंग पॉइंट्स थे। हम दोनों पे, मोटर व्हीकल एंड वाइन पे, भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर दी है फॉर यूरोपियन प्रोडक्ट। ओवरऑल सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, तो इट अलाइंस विद इंडियाज गोल ऑफ मेकिंग इंडिया विकसित भारत बाय 2047। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सिक्योरिटी एंड डिफेंस पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। भारत और यूरोपियन यूनियन ने अपार्ट फ्रॉम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो और मेजर एग्रीमेंट साइन किए हैं इन द डायरेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस। इंडिया यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, दूसरा इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन एग्रीमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। इन दोनों एग्रीमेंट्स की मदद से नाउ यूरोपियन यूनियन हैज बिकम इंडियाज वेरी क्लोज अलाई एज फार एज आवर डिफेंस रिलेशंस आर कंसर्न। अब इन एग्रीमेंट्स की मदद से यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया एक दूसरे के साथ क्लासिफाइड जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस, सिक्योरिटी एंड प्रिवेंटिंग टेररिज्म, वो सब शेयर करेगा एक दूसरे के साथ, जिससे भारत और यूरोपियन यूनियन के जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो मजबूत होंगे। अगर इस पार्टनरशिप की बात की जाए, सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप की बात की जाए, तो इट फोकसेज ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, इट फोकसेज ऑन काउंटरिंग टेररिज्म, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन पे फोकस करेगा, यानी कि दोनों देश मिल करके को प्रोडक्शन करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट का, एंड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी प्रिवेंट करने पे दोनों साइड्स आपस में कोऑपरेट करेंगे।
टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज टाइम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टाइगर डेंसिटी ऑफ काजीरंगा अ कॉज ऑफ कंसर्न. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, असम की जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, ये भारत का थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी वाला रीजन है. असम के काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंदर 148 टाइगर्स हैं एज पर द रिसेंट एस्टीमेट. एंड इसके साथ ही जो टाइगर डेंसिटी है काजीरंगा के अंदर, दैट इज 18.65 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर. तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व में हाँ 148 टाइगर्स हैं एंड टाइगर डेंसिटी इज 18.65. पहले नंबर पे टाइगर डेंसिटी में जो टाइगर रिजर्व आता है वो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व ऑफ कर्नाटका विद टाइगर डेंसिटी ऑफ 19.83. दूसरे नंबर पे है कॉर्बेट रिजर्व ऑफ उत्तराखंड विद टाइगर डेंसिटी ऑफ 19.56. इन रिसेंट टाइम टाइगर पॉपुलेशन की एस्टिमेशन एक्यूरेट तरीके से की जा सकी है बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी जिसका नाम है एम स्ट्राइप्स. तो इसकी मदद से टाइगर की पॉपुलेशन की एस्टिमेशन बड़ा अच्छे से एक्यूरेट तरीके से की जाती है इन द टाइगर रिजर्व्स. एम स्ट्राइप्स की बात की जाए तो इट स्टैंड्स फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स. It uses GPS, GIS, mobile applications and remote sensing for estimating tiger population. तो इससे बड़े एक्यूरेट तरीके से पता लग पाता है कि टाइगर डेंसिटी कितनी है, किस टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर्स हैं. भारत में अगर टाइगर्स की संख्या की बात करें तो पिछले कुछ सालों में टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ी है. इन द लेटेस्ट टाइगर सेंसस टाइगर पॉपुलेशन हैज बीन इन एक्सेस ऑफ 3600. अब बात करते हैं वापस से काजीरंगा के बारे में. काजीरंगा के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी जो टाइगर डेंसिटी है काजीरंगा टाइगर रिजर्व की, वो थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है इन इंडिया. अब इस कारण से ये एक सक्सेस स्टोरी तो है ही टाइगर पॉपुलेशन के कंजर्वेशन के डायरेक्शन में, बट इट इज ऑल्सो ए वार्निंग साइन. हो क्या रहा है कि टाइगर डेंसिटी बढ़ने के कारण टाइगर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि टाइगर्स आर टेरिटोरियल एनिमल्स. उनको अपना एक एरिया चाहिए होता है, वहां पे कोई दूसरे टाइगर को जल्दी विथस्टैंड नहीं कर सकते. तो इस कारण से उनके बीच में टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, जिसमें मेनली जो यंग टाइगर्स हैं वो मारे जा रहे हैं, क्योंकि जो अडल्ट टाइगर है वो यंग टाइगर से फाइट करके उसको मार दे रहा है. साथ ही साथ चूंकि टाइगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, सो बहुत सारे टाइगर्स आर नाउ बीइंग फोर्स्ड टू मूव टू द फ्रिंजेज, जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट है. तो ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट के भी चांसेस अब बढ़ रहे हैं इन द फ्रिंजेज एरिया ऑफ काजीरंगा टाइगर रिजर्व. इन रिसेंट टाइम पिछले 2 वीक में 3 टाइगर्स की इस तरह से डेथ हुई है इन काजीरंगा टाइगर रिजर्व बिकॉज ऑफ इन फाइटिंग, विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर काजीरंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिवीजन. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज टाइम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कर्तव्य पथ से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही है. इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है. इंटरनेशनल सोलर अलायंस में नाउ अदर कंट्रीज विच आर नॉट ट्रॉपिकल कंट्रीज कैन ऑल्सो बिकम मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सीधे सीधे सही है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आंध्र प्रदेश में लगा रहा है एक अपना तीसरा सेंटर. यूएई में 2 सेंटर्स को ले जाएंगे. इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2025 विल बी गिवन टू ग्रासा मैकल. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.